हेलो स्टूडेंट, 4th चैप्टर शुरू करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। विकल्प सेंटर के पावर ऑफ सेंटर का मतलब होता है इसमें कि आपने 3rd चैप्टर में हेजेमनी पढ़ी कि किस तरह से वर्ल्ड में एक ही पावर सुपर पावर रही है 1999 के बाद 1990 के बाद। तो अंत में हमने ये भी पढ़ा था कि चैलेंजेस क्या है उस हेजेमनी को, क्या अमेरिका की पावर को कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता। और मैंने ये भी बताया था कि हेजेमनी जो है रिप्लेस होती रहती है। अब हम उन संस्थाओं के बारे में, उन देशों के बारे में पढ़ेंगे जो अमेरिका की हेजेमनी को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, उनको रिप्लेस करने की कोशिश कर सकते हैं आने वाले भविष्य में। आपको चित्र दिख रहा होगा, ये चित्र माओ का है। कभी पढ़ा हो माओ के बारे में। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने 1949 में क्रांति लेके आए, रेड रेवोल्यूशन चाइना में। और चाइना का आज़ादी के बाद एक विकास होना शुरू हुआ, विश्व में डोमिनेंस या विस्तार होना शुरू हुआ, नए चाइना का निर्माण होना शुरू हुआ। इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक है ईयू, यूरोपियन यूनियन, जो 28 देशों का समूह है। यूरोपियन देश इसमें शामिल हैं, अमेरिका से एक बड़ा व्यापार साझा करता है। और इन देशों ने की जो है मिलकर व्यापार के लिए ऐसी रूल रेगुलेशन बनाए हैं जिससे आप किसी भी देश में जाके एक दूसरे से व्यापार कर सकते हैं। इनमें से 12 देशों ने एक ही मुद्रा को अपनाया है, यूरो को। इनकी अलग अलग मुद्रा भी नहीं है। आप एक देश में जाना चाहते हो, एक देश का वीजा ले लेते हो तो आप पूरा यूरोप घूम सकते हो। इस तरह की व्यवस्था इन्होंने की हुई है। और उसके बाद जो दूसरा है वो एशियान ईयू की तरह मजबूत तो नहीं है, बट 10 देश जो एशियाई देश हैं, ईस्ट एशियन देश, जैसे जिसमें फिलीपींस, आप भारत में बर्मा से नीचे चले जाओगे ना तो वहाँ वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ब्रूनेई, फिलीपींस, इस तरह के देश आते हैं। उन्होंने अपना एक संगठन बनाया हुआ जिसे एशियान कहते हैं। तो आप चित्र में देख रहे हो, ये ऐसा चाइना है जब 1949 में हुआ करता था। और अब चाइना की स्थिति ये है, बिल्कुल चमकता दमकता हुआ। शंघाई, बीजिंग जैसे बड़े बड़े शहर हैं और हर चीज़ का प्रोडक्शन चाइना में हो रहा है और उसका माल हर विश्व के हर कोने में बिक भी रहा है। तो पढ़ते हैं हम। आफ्टर द एंड ऑफ द बाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड, बाइपोलर मैंने द्विध्रुवीय, मतलब जिसमें 2 शक्तियाँ थी, of the world politics in early 90s, it became clear that alternative center of political and economic power could limit American dominance. 1990 में ये बाइपोलर सिस्टम खत्म हुआ। अब यूनिपोलर वर्ल्ड है जो विश्व है, यूनिपोलर। और इस यूनिपोलर वर्ल्ड में क्या है कि एक अमेरिका का डोमिनेंस है। तो कुछ ऐसी संस्थाएं, ऐसे देश जो अमेरिका की हेजेमनी को चैलेंज कर रहे हैं, उसमें हम यूरोपियन यूनियन, ईयू जिसे बोलते हैं, और एशिया का जो एक एसोसिएशन है एशियान, साउथ ईस्ट एशियन नेशन एशियान, हैव emerged and forced to reckon with, while involving regional solution of their historical enmities and weaknesses. Both EU and ASEAN have developed alternative institutions and a convention that build a more peaceful and cooperative regional order and have transformed the country in the region into prosperous economy. ये कहता है कि जैसे अमेरिका की हेजेमनी हमेशा एग्रेसिव रही है, किसी पर भी आक्रमण करना, बट जो ईयू और एशियान है ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट को ज़्यादा महत्व देते हैं, प्रोस्पेरिटी लाना चाहते हैं, सहमति से, सहयोग से, ना कि किसी से युद्ध करके। द इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना हैड मेड ए ड्रामेटिक इम्पैक्ट। और चाइना की पॉलिसी बहुत है, इकोनॉमिक लेवल पे भी वो मजबूत होना चाहता है और दूसरी तरफ युद्ध के लिए भी तैयार रहता है। विस्तारवादी नीति वो चाहता है कि विश्व के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं
उस पर चाइना का डोमिनेशन हो। अब हम ईयू के बारे में पढ़ते हैं, ये संस्था कब बनी। आपको याद होगा 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसमें इनकी बहुत सारी हानि हुई थी। जो वर्ल्ड पावर थी उस टाइम ब्रिटेन और रशिया, वो भी क्या हो गई थी, तहस नहस हो गई थी। उनको रीबिल्डिंग के लिए अमेरिका की सहायता लेनी पड़ी थी। बट धीरे धीरे इनको महसूस हो गया कि अगर हम ये यूरोपियन देश, इनकी ज्योग्राफी ऐसी है कि इनकी सीमाएं आपस में मिलती हैं। जैसे भारत एक देश है, उसमें अलग अलग से हमने टेरिटरी निकाली हुई है। इसी तरह यूरोप एक कॉम्पैक्ट ज्योग्राफिकल कॉम्पैक्टनेस की भूमि है, मतलब ज्योग्राफिकल रूप से ये लोग अलग थलग नहीं है, सबकी सीमाएं लगती हैं और इनमें कोई ज्यादा सा युद्ध भी नहीं है, बाउंड्री डिस्प्यूट भी नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मिलकर एक ऐसा संघ बनाएं जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका बेहतर प्रयोग करके हम अपने आप का उत्थान कर लें, अपने आप को रिबिल्ड करें। देखो एशिया वगैरह के देश हैं वो युद्धों में उलझे रहे, एशिया की भी स्थिति ऐसी थी, वो भी रिबिल्ड होने की जरूरत थी। बट जैसे भारत, चाइना, पाकिस्तान ये युद्धों में उलझे रहे। इनकी बजाय अगर ये सहयोग से, मित्रता से काम करते तो शायद आज यूरोपियन देशों से भी ये बड़े इकोनॉमिक पावर होती। क्यों? क्योंकि इनके पास ज्योग्राफिकल भूमि भी बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है, इन्वायरमेंटल कंडीशन भी बहुत अच्छी है, पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी है। बट इनकी अपनी कोऑपरेटिवनेस न होने की वजह से ये लोग यूरोपियन यूनियन के देशों से पीछे हैं। As the Second World War come to an end, many European leaders grappled with the question of Europe. Should Europe be allowed to revert to his old rivalries or to be reconstructed or principle at institutions that would contribute to a positive conception of international relation? जैसे ही युद्ध खत्म हुआ और तबाही हो ही चुकी थी तो यूरोपियन जो लीडर थे उनको समझ में आ गया कि अब पुरानी दुश्मनी ख़त्म कर दी जाए और हम दोबारा से अपने आप को उठाएं, रिबिल्ड करें, ऐसी इंस्टीट्यूशन स्थापित करें जो हमारा पॉजिटिव विकास करें, अच्छे इंटरनेशनल रिलेशन स्थापित हों। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर shattered many of these assumptions and structure on which the European state had based their relation. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशन थी वो तबाह हो गई थी, ऐसे लोग मारे गए थे जो एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे थे, वो सारी धारणाएं खत्म हो चुकी थी जिसके कारण ये आपस में राइवलरीज थे। जैसे राइवलरीज का एक कारण, इनका दुश्मनी का एक कारण था उपनिवेशवाद। भारत जैसे देश जो गुलाम थे उनमें छीना झपटी वो खत्म ही हो चुकी थी, बहुत सारे देश आज़ाद हो चुके थे, अब उनको कब्जे में बनाए रखना आसान नहीं था। जर्मनी तबाह हो चुकी थी, हिटलर खत्म हो चुका था, मुसोलिनी खत्म हो चुका था। तो अब ये समझदार लोग थे, इन्होंने हिटलर का कोई वो पैदा नहीं हुआ उत्तराधिकारी की अब कोई बात नहीं, हिटलर नहीं रहे तो हम उसको करेंगे। हिटलर की फिलोसफी को आगे किसी ने महत्व ही नहीं दिया, नए विचारों को इन्होंने अडोप्ट किया। और ये सबसे अच्छी बात होती है जब आप रिबिल्ड करना चाहते हो किसी भी चीज़ को, तो आप नए विचारों को महत्व दीजिए, ना कि आप पुरानी लकीरों को पीटिए कि हमारा झगड़ा हुआ था 1948 में और आज तक हम दुश्मन बने ही बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। समय और परिस्थितियों के अनुसार इंटरनेशनल रिलेशन भी बदलने चाहिए। यूरोपियन स्टेट हैड बेस्ड देयर रिलेशन in 1945 the European state confront the ruin of their economies and the destruction of the assumptions and structure on which Europe has been founded. पहले यूरोप जिन धारणाओं पर, जिन इकोनॉमीज पर, जिस इंस्टीट्यूशन पर बना हुआ था, अब वो सब कुछ खत्म हो गई थी। अब सभी को रियलाइज हो गया था हमें नई पॉलिटिकल चीज़ें, नई इकोनॉमी, नई बिल्डिंग्स, नया स्ट्रक्चर, नई धारणाएं, नई इंस्टीट्यूशन हमें बनानी पड़ेंगी। और इसके लिए यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1955 वाज एडेड बाय द कोल्ड वॉर। उसके बाद आपको पता है कोल्ड वॉर शुरू हो गया 1945 के बाद, और अमेरिका, यूरोप भी दो भागों में बट गया। एक अमेरिका के हिस्से में पश्चिमी यूरोप जो है, जो
पश्चिमी यूरोप था वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में था, और ईस्टर्न यूरोप जो है वो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में था। अमेरिका अपनी पावर और जो हेल्प है वो बढ़ा रहा था ताकि इनकी जो इकोनॉमी है वो रिवाइव हो सके। ठीक है, यूरोपियन इंटीग्रेशन, उसके बाद उन्होंने मार्शल प्लान चलाई। ये सारे हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं भाई। मार्शल प्लान जो अमेरिका के सेक्रेटरी थे उनके नाम पर चलाया गया था, जिसमें यही था कि हम फाइनेंशियल हेल्प करेंगे जो यूरोप की इकोनॉमी डाउन हो उसको उठाने के लिए। और यूएसए आल्सो क्रिएटेड ए न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी के लिए एक नया स्ट्रक्चर बनाया था आपने, जिसे कहते हैं नाटो, और इसमें 28 देश हैं और मोस्टली यूरोपियन कंट्री है। अंडर द मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, अब मार्शल प्लान के तहत एक इंस्टीट्यूशन बनाएगी जिसका नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यूरोपियन OEEC, और इसकी स्थापना हुई 1948 में, जिसके तहत इनको फाइनेंशियल एड देनी थी अमेरिका की तरफ से। टू चैनल एड टू द वेस्ट यूरोपियन स्टेट, सिर्फ यूरोपियन स्टेट, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट इसमें शामिल थी। इट बिकम ए फोरम वेयर द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट बिगेन टू कोऑपरेट ऑन द ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशू, अब उन्होंने व्यापार और इकोनॉमिक इश्यूज पर कोऑपरेशन शुरू कर दिया। द काउंसिल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश इन 1949, ये आप वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए याद कर सकते हैं। काउंसिल ऑफ यूरोप की स्थापना 1949 में हुई। वाज अनदर स्टेप फॉरवर्ड इन पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप कैपिटलिस्ट कंट्री प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइन ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, मतलब यूरोपियन यूनियन किसी एक संधि के माध्यम से नहीं बल्कि बहुत सारी संस्थाएं स्थापित हुई। इसके बाद फाइनली यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई। उसके बाद यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना 1957 में। देखो ऐसा है, कुछ रूल 1948 में अपना लिए, कुछ उसके बाद 1949 में, 1957 में, इस तरह से धीरे धीरे करके यूरोपियन यूनियन के सारे रूल रेगुलेशन बने। दिस प्रोसेस एक्वायर्ड ए पॉलिटिकल डायमेंशन विद द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। 1957 में एक यूरोपियन पार्लियामेंट भी है जिसमें यूरोपियन देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। द कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक बट यूरोप ऑन ए फास्ट, अब यूरोपियन, आपको पता है 1990 में सोवियत संघ का विखंडन हो गया। जो देश यूरोपियन, जो ईस्टर्न यूरोपियन देश थे यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में थे, उन्होंने भी इसको ज्वाइन कर लिया। उनको लगा कि यूरोप एक हो रहा है तो हम भी इसमें शामिल हों। तो 1992 में यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई। द फाउंडेशन वाज थस लेड फॉर ए कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, और उसके बाद एक विदेश और सुरक्षा की नीति अपनाएगी। कॉरपोरेशन ऑन जस्टिस, न्याय पर, ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स, जो घरेलू मामले थे, न्याय आधारित स्थापना थी, वो इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई। एंड द सर्टेन ऑफ ए सिंगल करेंसी, और क्रिएशन ऑफ ए सिंगल करेंसी, और उन्होंने एक ऐसी मुद्रा बनाई जिसमें सभी देश अपना व्यापार कर सकते हैं। ये एक आप फ्लैग दे सकते हो, इसमें 12 स्टार हैं, और 12 स्टार को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 12 देशों की करेंसी है यूरो। द यूरोपियन यूनियन हैज इन्वॉल्व्ड अंडर ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। तो मेनली ये संस्था बनी पॉलिटिकल इश्यूज के लिए कि मतलब कोई भी विवाद हो वो पॉलिटिकल रूप से पार्लियामेंट में बैठ के सुलझाया जाए, और दूसरा था इकोनॉमिक लेवल पे। द EU हैज स्टार्ट टू एक्ट मोर एज ए नेशन स्टेट, अब ये एक राज्य से, मतलब एक देश से ऊपर काम करने लगी। ये देशों का समूह हो गया ना, देश से तो ऊपर ही काम करेगी। लेकिन एक बात याद रखना, इन देशों ने अपनी सोवरेनिटी यूरोपियन यूनियन को नहीं दिया। ये डिसीजन लेने में अब भी फ्री है, मतलब ये फ्रीली अपने डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, जिन संधियों को, जिन रूल रेगुलेशन को यूरोपियन यूनियन के तहत इन्होंने स्वीकार किया वो मानने पड़ेंगे।
वाइल द अटेम्प्ट टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूरोपियन यूनियन फेल्ड, मतलब यूरोपियन यूनियन एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना चाहते थे जैसे एक देश का संविधान होता है, लेकिन वो चीज़ फेल हो गई। लेकिन इनका एक अपना झंडा है, यूरोपियन यूनियन का अपना एक झंडा है, नेशनल एंथम है, मतलब गान है, फाउंडिंग डेट है, जैसे एक देश की फाउंडिंग डेट होती है कब निर्माण हुआ, और एक करेंसी है, एक मुद्रा है। तो मतलब एक देश, इन देशों ने मिलकर ऐसा काम किया है कि वो एक देश की तरह भी काम करते हैं और उन देशों को अपनी अपनी सोवर्निटी भी प्राप्त है। इट आल्सो हैज़ सम फॉर्म ऑफ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, और इनकी अपनी एक साझी विदेश नीति और एक सुरक्षा पॉलिसी, सुरक्षा नीति भी है। मतलब एक देश पर हमला हो जाए तो दूसरे देश किस तरह से उसका सामना करेंगे, दूसरे देश कैसे उस देश की सहायता करेंगे, कैसे हमें भारत से डील करना है। जैसे भारत के संबंध यूरोपियन यूनियन से है, पुर्तगाल एक देश है, उसकी वजह यूरोपियन यूनियन से डील होती है। इन इट्स डीलिंग विद अदर नेशन, दूसरे देशों के साथ उसके संबंध कैसे होंगे। द यूरोपियन यूनियन हैज ट्राइड टू एक्सपेंड एरिया ऑफ कोऑपरेशन व्हाइल एक्वायरिंग न्यू मेंबर्स। अब नए नए जो हैं इसमें देश शामिल हो रहे हैं, और मैंने बताया था कि जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री थे वो भी इसमें शामिल हो चुके हैं। अब थोड़ा सा हम मैप देख लेते हैं। ये देखो, आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा जो यूरोप है, यहाँ पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ये सब देश क्या हैं, ये सब देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे देश हैं जैसे फिनलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन है, वो थोड़े से अलग देश हैं। इंग्लैंड अभी भाई बाहर आ गया है यूरोपियन यूनियन से। इसकी एक आपने पता ही है, इसमें अखबारों में बहुत ज़्यादा रही है, ब्रेक्जिट एक प्रोसेस थी कि ब्रिटेन से एग्जिट हो रहा है किससे, यूरोपियन यूनियन से। तो अभी दो बार मैंडेट हो चुका है ब्रिटेन में, और मैंडेट का मतलब होता है लोगों का भी मत लिया गया है, लोगों ने यही मत दिया है कि हम अलग हो रहे हैं यूरोपियन यूनियन से, तो इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और ये जो हैं ये तो ओल्डर देश थे जिन्होंने पहले इसका संगठन किया था। 1990 के बाद आपको पता है ये जो देश हैं वो यूएसएसआर के प्रभाव में थे, रशिया के। लेकिन अब ये भी इस्टोनिया, लटविया, लाथुविया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये देश भी अब यूरोपियन यूनियन में शामिल हो चुके हैं। लेकिन करेंसी सभी ने नहीं अपनाई। 28 देश हैं, करेंसी 12 नहीं अपनाई है इसकी, ठीक है। और इन देशों ने मिलकर एक बड़ी इकोनॉमी विश्व को दी है। स्पेशली इसका एक अपना स्पेस सेंटर है जिसे सर्न बोलते हैं, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का। और स्पेस, एक ही स्पेस यान छोड़ते हैं, एक ही सैटेलाइट छोड़ते हैं और सभी देशों का काम चल जाता है। अच्छा है, सबको पैसे नहीं लगाने पड़ते। Especially from the erstwhile Soviet bloc, the process has not proved easy, for people in many countries are not very enthusiastic in giving the European Union power that were exercised by the government of their country. देखो, सोवियत ब्लॉक के लोग शामिल तो हो गए इसमें बहुत सारे देश, लेकिन लोग इसलिए तैयार नहीं थे इसमें शामिल होने के लिए क्योंकि वो अपनी गवर्नमेंट को पावर देना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि हम दोबारा से किसी यूएसएसआर या यूएसए के चक्कर में पड़ जाएं, दोबारा से हम कहीं यूरोपियन यूनियन के गुलाम ना हो जाएं। इसलिए वो चाहते थे कि हमारी सरकार अपनी जो पावर है वो खुद यूज करे। देयर आर आल्सो रिजर्वेशन अबाउट इंक्लूडिंग सम न्यू कंट्रीज विद इन द यूरोपियन यूनियन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।